विच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ये क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज टर्म फॉर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस का जो प्रेशर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। डीएसएसबी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच पोजिशन इज यूज्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट व्हेन मेजरिंग ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर। ईएसआईसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच नर्सिंग एक्शन इज असेंशियल बिफोर ऑब्टेनिंग अ ब्लड प्रेशर। एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच कंडीशन में कोज एन एब्सेंस ऑफ कोर्टोकोप साउंड ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ये क्वेश्चन भी ईएसआईसी के अंदर पूछा गया था। What is the recommended arm position for blood pressure measurement। ये क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया था। What action should be nurse take when patient blood pressure cuff is too small। ये क्वेश्चन ईएसआईसी के प्रीवियसली एग्जाम का पेपर उठा के देखना, इसमें पूछा गया था। नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जो आपने क्वेश्चन देखे हैं, अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आपको इस क्लास को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता हो और आप डिटेल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी लैंग्वेज में विद गोल्डन की पॉइंट, तो इस क्लास को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाइटल साइन। वाइटल साइन को कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल साइन। किस नाम से जानते हैं? कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। यह बॉडी का बेसिक कंपोनेंट होता है। इन्हीं के द्वारा बॉडी की फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्थिति को पता लगाया जा सकता है। वाइटल साइन से बॉडी की फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कंडीशन को चेक किया जाता है। क्लियर है? कंपोनेंट की बात करें, वाइटल साइन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो वाइटल साइन के 6 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है टेम्परेचर, सेकंड होता है पल्स, तीसरा होता है रेस्पिरेशन और चौथा अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है? बीपी होता है और पांचवा पेन होता है और छठा O2 सैचुरेशन होता है। कंपोनेंट से क्वेश्चन बनता है, लाइन से 6 कंपोनेंट लिखने से काम नहीं चलता, इनसे क्वेश्चन बनता है, इसी वजह से इनको सिस्टमेटिक जमाया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा फिफ्थ वाइटल साइन इन बॉडी। बॉडी के अंदर फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है? तो आपको जवाब देना है पेन। लेकिन एग्जामिनर आपको घुमाएगा। एग्जामिनर कैसे घुमाएगा? इन इमरजेंसी वार्ड फिफ्थ वाइटल साइन क्या होगा? तो आंसर आएगा आपका न्यूरो स्टेटस। इमरजेंसी वार्ड के अंदर फिफ्थ वाइटल साइन अपन न्यूरो स्टेटस देखते हैं और इसके अंदर अपन प्यूपुलरी रिएक्शन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे इसके अंदर हम प्यूपुलरी रिएक्शन चेक करेंगे। अगर हम वहीं पे एग्जामिनर फिर आपको घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है। एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी उन सारे गोल्डन की पॉइंट को, सारे एमसीक्यू को सोल्व करा देगी, जिसकी वजह से आपको एग्जाम के अंदर डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा, आईसीयू सेटिंग के अंदर ग्लासगो कोमा स्केल क्या है? आईसीयू सेटिंग के अंदर जीसीएस स्केल जो है वो पुअर है। पुअर बोले तो 3 है यहाँ पे, है ना। तो इसके अंदर फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए वहां पे O2 सैचुरेशन। क्या जाना चाहिए? O2 सैचुरेशन। तीनों को एक बार रिवाइज कर देता हूं। फिफ्थ वाइटल साइन ऑफ द बॉडी, अगर फिफ्थ वाइटल साइन बॉडी का पूछे तो पेन आएगा। अगर इमरजेंसी वार्ड के अंदर फिफ्थ वाइटल साइन पूछे तो उसके अंदर न्यूरो स्टेटस आएगा। क्या आएगा? न्यूरो स्टेटस आएगा। इसके अंदर अपन प्यूपुलरी रिएक्शन को देखेंगे। किसको देखेंगे दोस्तों? प्यूपुलरी रिएक्शन को देखेंगे। अगर आईसीयू सेटिंग में पूछा जाए कि जीसीएस स्कोर उसका 3 है, जीसीएस स्कोर उसका 3 है, तो फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा? तो वहां पे आपको राइट आंसर देना है O2 सैचुरेशन। क्या देना है दोस्तों? O2 सैचुरेशन वहां पे राइट आंसर माना जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट हम लेते हैं ब्लड प्रेशर। कौन सा होगा दोस्तों? ब्लड प्रेशर होगा। इसमें देखिएगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स की वाल पर ब्लड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, ब्लड वेसल्स की वाल पर ब्लड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं।
क्लियर है। नॉर्मल की बात करते हैं तो 120/80 होता है, छोटे से बच्चे को पता है ये बात। इसमें से 120 सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक। 80 कौन सा होता है? डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या, जो अपने शरीर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर वाले को अपन एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को अपन वेंट्रिकल बोलते हैं, है ना। तो इन वेंट्रिकल के सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन जब करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोल। तो वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान ब्लड का प्रेशर लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बीपी। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। वहीं डायस्टोलिक बीपी की अगर बात करें तो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन, उसमें क्या हो रहा था? सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अगर डायस्टोल की बात करें तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इसके दौरान जो प्रेशर लगता है उसको अपन डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अब मैंने क्वेश्चन में दिया था कि पल्स प्रेशर, मैंने जो भी आपको एमसीक्यू बताए थे उसमें दिया था मैंने कि पल्स प्रेशर बोले तो डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक बीपी, डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक बीपी। मान लीजिए कि सिस्टोलिक बीपी है 120 और डायस्टोलिक बीपी है 80। क्या है? 120 और डायस्टोलिक बीपी है 80। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 mm/Hg का। कितना है? 40 mm/Hg, और इसी को अपन बोलते हैं पीपी, बोले तो पल्स प्रेशर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि 120 और 80 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 mm/Hg होता है। तो पल्स प्रेशर कितना होगा? 40 mm/Hg। ये DSSB के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। क्लियर है? नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और पल्स प्रेशर क्या होगा? 3:2:1, 3:2:1। एमसीक्यू पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। मैंने आपको प्रीवियसली उसके अंदर बताया था क्लास के अंदर कि आप एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी के नाम से अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक बनाइएगा। हमने प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस धीरे धीरे हम अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सारी क्लासेस कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगी, तो आप एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, यहाँ के नोट्स अलग रखिएगा, है ना। यहाँ के बाद पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? आर्टिकल की बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्लड प्रेशर। हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं, बीपी पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखिएगा, आर्टिकल देखिएगा, मेजरमेंट के दौरान कौन कौन से आर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिकल से एक क्वेश्चन बना था। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। इसकी खोज से एमपीसीएचओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है? तो ये लेनेक के द्वारा इन्वेंटेड किया गया है। किसके द्वारा? लेनेक के द्वारा जो है कि ये इन्वेंटेड किया गया है। वहीं अगर अपन स्पाइग्नोमेनोमीटर की बात करें, तो ये जो है कि सेमल्स के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सेमल्स के द्वारा इन्वेंटेड किया गया है ना। अब अपन बीपी कफ के, यहाँ पे कफ की स्पेलिंग कफ वाली आ गई है, CUFF आनी चाहिए थी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत टाइप हो गया है। तो साइज की बात करते हैं अपन कि बीपी कप का साइज कैसा होना चाहिए। तो बीपी कप का जो साइज है ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इन्फेंट में अलग होता है, चाइल्ड में अलग होता है, और एडल्ट में आर्म के लिए अलग होता है और थाई के लिए अलग होता है ना। इन दोनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेंट की। इसमें इन्फेंट में देखिएगा, यहाँ पे मैं विड्थ मेंशन की है और यहाँ पे मैंने लंबाई मेंशन की है ना। एक जगह चौड़ाई तो एक जगह लंबाई मेंशन की है। अगर इन्फेंट की बात करें तो 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 6 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, है ना। अगर अपन चाइल्ड की बात करें तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 15 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अगर एडल्ट की बात करें और आर्म से ब्लड प्रेशर लेना है तो आर्म से ब्लड प्रेशर लेने के लिए जो कप है उसकी चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर अपन थाई की बात करें तो चौड़ाई इस बीपी कफ की चौड़ाई जो है कि 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसकी लेंथ जो है कि 42 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? ये डाटा बहुत ही स्टैंडर्ड बुक के द्वारा लिया गया है, तो इस पर कोई कंफ्यूजन होने वाली चीज़ नहीं है। डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाएगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक में एज इट इज छाप लीजिएगा इस चीज़ को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, बीपी कप जो होता है 20% लार्ज होना चाहिए सरकमफेरेंस से। मान लीजिएगा यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ये कोई हैंड है। अब इसका जो हैंड है, इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका 20% ज़्यादा होना चाहिए, है ना। 20% ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन फॉल्सी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रीडिंग, है ना। कौन सी कंडीशन जो होती है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ब्लड प्रेशर की फॉल्स रीडिंग कोज कर सकता है। तो अगर कफ टू स्मॉल होगा, कफ की साइज अपन ने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देखी, उस अकॉर्डिंग साइज नहीं है, कम है, तो वो क्या होगी, फॉल्स रीडिंग प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। बीपी कफ की बात करें तो बीपी कफ जो होता है 1/3 एरिया को कवर करता है हेड सरकमफ्रेंस के। कितनी, बीपी कफ जो होता है हेड सरकमफ्रेंस के 1/3 एरिया को कवर करता है। क्लियर है। बीपी कप को डिसइंफेक्टेड किससे किया जाता है, ईएसआईसी के अंदर, यहाँ से एमसीक्यू बना था, तो स्पिरिट से जो होता है इसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है। वहीं अगर अपन पोजीशन की बात करते हैं कि ड्यूरिंग बीपी चेक कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो नॉर्मली सुपाइन पोजीशन भी दे देते हैं और सिटिंग पोजीशन भी देते हैं। दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन में दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, दोनों में से एक ही होगा। क्लियर है। अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे अपन कि किस स्थिति में जो है कि अपन ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे, किस स्थिति में ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को आईवी थेरेपी दे रही है ना, यहाँ पे हाथ की बात की गई है, यहाँ पे हैंड की बात कही गई है। मान लीजिएगा किसी पेशेंट के राइट हैंड में आईवी थेरेपी चल रही है ना, तो अपन को जो है कि लेफ्ट से लेना है। किससे लेना है, लेफ्ट से लेना है। तो यहाँ पे अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन राइट के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं, राइट के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट की आईवी थेरेपी चल रही है राइट हाथ में या लेफ्ट हाथ में, तो अगर राइट में चल रही है तो लेफ्ट से लेंगे, अगर लेफ्ट से चल रही है तो राइट में लेंगे। क्लियर है। अगर किसी के फिस्टुला लगा हो तो उस हैंड, जिस हाथ के अंदर फिस्टुला लगा है, उस हैंड से कभी भी बीपी मेजर नहीं करेंगे। क्लियर है। मान लीजिए किसी की अगर मास्टेक्टोमी हुई हो तो उस जिस साइड मास्टेक्टोमी हुई हो उस साइड बीपी चेक नहीं करेंगे। क्लियर है। किसी का हाथ जल गया हो तो उस जले हुए हाथ से बीपी चेक नहीं करेंगे। अगर किसी को ब्लड थेरेपी चल रही हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा हो, तो उस हाथ से बीपी चेक नहीं करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जिस हाथ पे अपन कुछ प्रोसीजर कर रखा है ना, कुछ मेडिकल प्रोसीजर कर रखा है, उस हाथ से अपन बीपी ना लेके दूसरे हाथ से बीपी जो है कि वो लेंगे। क्लियर है। अपन अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले ब्रेकियल पल्स को चेक करेंगे। सबसे पहले किसको चेक करेंगे, ब्रेकियल पल्स को चेक करेंगे। ये हाथ है, अब ये हाथ के यहाँ पे जो कोहनी के यहाँ पे जो पल्स होती है उसको अपन बोलते हैं ब्रेकियल पल्स। तो बीपी लेने से पहले सबसे पहले ब्रेकियल पल्स को चेक किया जाता है, उसके बाद बीपी कप को अप्लाई किया जाता है। और अप्लाई करने के लिए साइज का पूछा गया है एमसीक्यू, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 2.5 सेंटीमीटर अबव ब्रेकियल पल्स। कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर अबव ब्रेकियल पल्स। बीपी कप जो बांधेंगे अपन वो ब्रेकियल पल्स से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बांधेंगे, है ना। उसके बाद मैनोमीटर को बीपी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट द मैनोमीटर फ्रॉम बीपी इंस्ट्रूमेंट। मैनोमीटर का लेवल जो है मैंने एमसीक्यू में दिया था, कि मैनोमीटर का जो लेवल है वो हेल्थ वर्कर के आई लेवल पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मैनोमीटर का लेवल हेल्थ वर्कर के आई लेवल पर होना चाहिए, है ना। अगर डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन, एमसीक्यू यहाँ से पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन मैनोमीटर एंड हेल्थ वर्कर, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो 2.5 फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 2.5 फीट का होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर दीजिए। कर दिया सबने, ठीक है ना। अपन ने जो है कि मैनोमीटर से आई लेवल का कनेक्शन कर लिया है, अपन ने बीपी का बांध दिया है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, मरकरी को जो उसके अंदर पारा होता है उसको अपन 0 लेवल पर सेट करेंगे। कैसे करें, सेट द मरकरी 0 लेवल। क्लियर है। अब छठे नंबर पे देखिएगा, प्रोसेसिंग के अंदर बीपी कफ में ब्रेकियल पल्स एब्सेंट होने तक एयर इन्फ्लेट करेंगे। हमने मरकरी को 0 लेवल तक सेट कर दिया है। 0 लेवल के सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, बीपी कप में एयर पुश करेंगे। तो एयर कब तक पुश करेंगे, जब तक कि ब्रेकियल पल्स एब्सेंट ना हो जाए तब तक करेंगे। क्लियर है। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी से 40 mm ऑफ एचजी का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ब्रेकियल पल्स एब्सेंट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और अगर अपन ने 160 तक अगर एयर पुश कर दी तो उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद जो है कि ब्रेकियल पल्स एब्सेंट हो जाएगी। क्लियर है। 7वां नंबर देखिए प्रोसेसिंग का। 7वां नंबर देखिए, एयर को
रिलीज करेंगे। हमने एक बार ब्रेकियल पल्स एब्सेंट फील कर ली है, अब उसके बाद अपन एयर को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। और रिलीज कैसे करेंगे, 2.3 mmHg पर सेकंड की स्पीड से रिलीज करेंगे, है ना। एमसीक्यू यहाँ से पूछा गया है डायरेक्टली, और ऑप्शन में ये एज इट इज दे रखा था, मैंने यही मेंशन कर दिया है ना। एयर को रिलीज कैसे करेंगे, 2.3 mmHg का पर सेकंड की स्पीड से प्रेशर रिलीज करेंगे। जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे तो फर्स्ट साउंड सुनाई देगा, उस फर्स्ट साउंड को क्या बोलेंगे, कोर्टोकोप साउंड बोलेंगे। यह सिस्टोलिक बीपी को डिनोट करता है। जो फर्स्ट साउंड होता है, जैसे अपन ने प्रेशर छोड़ा, जैसे अपन ने एयर जो पुश की थी उसको धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट साउंड सुनाई देगा उसको बोलते हैं कोर्टोकोप साउंड। यह सिस्टोलिक बीपी को डिनोट करता है। मैंने एक एमसीक्यू में एक ये भी दे रखा था, है ना, आप सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा, विच कंडीशन में कॉज एब्सेंस ऑफ कोर्टोकोप साइन ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया था, दिल्ली एम्स के एग्जाम में पूछा गया था। और आप प्रीवियसली एग्जाम के पेपर उठा के देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन 2 से 4 एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा ना, कि कौन सी कंडीशन जो है कि कोर्टोकोप साउंड को सुनने से रोकती है, कौन सी कंडीशन। तो अब आपको आंसर क्या देना है यहाँ पे, हाइपोटेंशन। अगर मरीज को क्या है, हाइपोटेंशन है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज वेरी लो, तो कोर्टोकोप साउंड में बी एब्सेंट। अगर हाइपोटेंशन होगा मरीज को तो कोर्टोकोप साउंड जो है कि एब्सेंट पाया जाएगा। क्लियर है। 2-4 एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। लास्ट साउंड जो सुनाई देगा, हमने बीपी का जो फर्स्ट साउंड सुनाई दिया, उसके बाद जैसे ही हम एयर को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं तो जो लास्ट साउंड सुनाई देगा उसको बोलते हैं मफिंग साउंड। उसको क्या बोलते हैं, मफिंग साउंड। और यह डायस्टोलिक बीपी को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, डायस्टोलिक बीपी को डिनोट करेगा। क्लियर है। एमसीक्यू पूछा गया है कि बीपी को कंफर्म कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने बीपी लिया, अब बीपी को कंफर्म करना है, दोबारा लेना है, तो टाइमिंग पूछा जाएगा, 5 मिनट के बाद वापस बीपी लेंगे और बीपी को कंफर्म करेंगे। यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया था प्रेगनेंसी के, कि एग्जामिनर हमेशा घुमाता है प्रेगनेंसी में बीपी कंफर्म करने के लिए। सबसे पहले फर्स्टली चेंज द पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन को चेंज करेंगे और बीपी लेंगे। कितने टाइम बाद लेंगे, आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद बीपी लेंगे। एम्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। क्लियर है। अगर प्रेगनेंसी में बीपी कंफर्म कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले तो पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज कर दिए, उसके बाद 30 मिनट तक वेट करवाएंगे, उसके बाद अपन बीपी लेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एरर की, कि बीपी चेक करने के दौरान कौन कौन से एरर आते हैं और हमको कैसे उनको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल बात करूंगा, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल बात करूंगा कि जिस क्लाइंट का बीपी ले रहे हैं उसका हैंड लेवल एट द लेवल ऑफ हार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जिस क्लाइंट का बीपी ले रहे हैं, जिस हाथ से बीपी ले रहे हैं, उस हाथ का लेवल एट द लेवल ऑफ हार्ट होना चाहिए। मैंने एमसीक्यू के अंदर ये बात मेंशन की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जाके देख लीजिएगा उसमें। अब देखिए, ये अपन ने नॉर्मली बात की कि नॉर्मली जो हाथ है उसका लेवल हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। अब अपन यहाँ पे एरर देखते हैं, यहाँ पे एरर देखते हैं कि यदि हैंड अबव द लेवल ऑफ हार्ट है तो क्या होगा, बीपी लो आएगा। क्या होगा, बीपी लो आएगा। अगर दूसरी स्थिति की बात करते हैं, नैरो बीपी कप, अगर बीपी कप नैरो है तो हाई बीपी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, हाई बीपी आएगा। लेकिन अगर बीपी कप जो है कि वाइड है, अगर बीपी कप आपने वाइड अप्लाई किया है तो लो बीपी आएगा। कैसा आएगा दोस्तों, लो बीपी आएगा। क्लियर है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं फंडामेंटल की वाइटल साइन की सेकंड क्लास कल अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, है ना, फिर अपन पल्स पढ़ेंगे। क्लियर है। सारी क्लासेस जो है कि फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। कहीं और से कोचिंग करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है और आप लोगों के लिए ऐसी एक नोटबुक तैयार की जा रही है जिसमें आपको किसी टीचर से नहीं बल्कि खुद पढ़ के ही एग्जाम फाइट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। थैंक यू।